आज हम बात करने वाले हैं निबंध के बारे में कि जो बीपीएससी ने नया पेपर जोड़ दिया है, पेपर 3 निबंध का, वो क्या है, किस तरह से पूछेगा और कैसे लिखेंगे। पहले ऑप्शनल पेपर होता था और ऑप्शनल पेपर आज भी है। फर्क ये है कि अब एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाएगा ऑप्शनल को, और आपको उसमें 42, 36, 32 करके ऐसे कैटेगरी वाइज आपको इतना % पास होना नेसेसरी है। तो अब देखते हैं कि निबंध प्रश्न पत्र कैसे पूछेंगे। और आयोग ने सिर्फ इतना बताया है कि हाँ भाई, तुम्हारा एक पेपर 3 है और 300 अंक का है। अब 300 को ये किस तरह से बांटेंगे, कितने प्रश्न लिखने होंगे, कितने खंड बनाएंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन हाँ, यूपीएससी कैसे पूछता है, यूपीपीएससी कैसे पूछता है, उसके फॉर्मेट पे हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी क्या पूछ सकता है। ठीक, तो आज हम देखेंगे यूपीपीएससी का कुछ प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है 2015 का कि ये कैसे पूछता है। फिर देखेंगे हाउ टू राइट ऐसे, और ऐसे क्यों है, क्यों सीखना है, कैसा होना चाहिए, और निबंध के प्रमुख भाग और संरचना क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 खंड में बटा हुआ है। 50, 50, 50 यानी 50 अंक का होता है और टोटल होता है 150 का, और अपना बिहार वाला 300। ठीक, तो बात करते हैं हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत, यानी ये अपने विरासत का प्रश्न है, सांस्कृतिक चीज से। ठीक, भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम और राजनीतिक संकट, यानी एंटी करप्शन ड्राइव एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक, क्या पॉलिटिकल क्राइसिस है, भ्रष्टाचार विरोधी क्या मुहिम होना चाहिए। भारत में नागरिकता की अवधारणा, द्वंद्व और अंतर्विरोध, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, कॉन्फ्लिक्ट एंड इनर कंट्रोवर्सी, क्या कंट्रोवर्सी है आंतरिक, क्या द्वंद्व है और क्या अवधारणा है नागरिकता की। और जो पूछा है ना, बस उसी के बारे में चर्चा करना है। ये नहीं कि नागरिकता क्या है, अनुच्छेद इतना में आता है, ये प्रावधान है, वो पूछा ही नहीं है। वो पूछता ना संविधान से संबंध स्थापित करके बताइए तो लिख सकते थे। अब ये द्वंद्व और अंतर विरोध क्या है, ये पूछना चाहता है। ये खंड क का हो गया, वही चीज पूछ रहा है जो हमेशा एक गंभीर मुद्दा है, और इसमें 3 में से एक लिखना है। तो हो सकता है अपना बीपीएससी क्या करे, एक और खंड बना दे। अभी हम प्रश्न देखेंगे जिसमें ये देखेंगे एक भी चीज यूपी से संबंधित नहीं है कि हाँ यूपी का विकास अभी पहले की अपेक्षा वर्तमान में कैसा है, उसकी भौगोलिक स्थिति, या कुछ जो भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे आपदा आती हो, या कुछ भी, या ग्रामीण या नगरीय के बारे में कुछ नहीं। तो हो सकता है बीपीएससी ये आयोग जो है बीपीएससी ये बना दे एक और खंड, क्योंकि इनका तो 150 का और हमारा 300 का। तो हो सकता है एक में 5-5 पूछे या 4-4, और बोले कि हर एक खंड से आपको 2-2 प्रश्न लिखने हैं। अब ये किस फॉर्मेट में बनाएगा नहीं पता, लेकिन हाँ चीजें वही पूछेगा जो एक ऐसे में होना चाहिए, लाइक जैसे ये पूछ रहा है। अब खंड ख देखते हैं, मानव विकास को आकाशीय प्रौद्योगिकी का योगदान, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास में ये जो अपना स्पेस टेक्नोलॉजी है इसका क्या योगदान है। ठीक, ये कहाँ से प्रश्न आ गया, साइंस एंड टेक से, और ये हिस्ट्री से, और ये वैश्विक समस्या से। रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में एफडीआई की क्या भूमिका है, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, जो हम डायरेक्ट निवेश करते हैं, तो ये इकोनॉमिक से हो गया। केदारनाथ आपदा, तथ्य और कारण, ये आपदा से आ गया कि जो फैक्ट और कॉजेज है केदारनाथ में जो आता है आपदा, उसके क्या कारण है, और ये क्यों जरूरी है, क्यों पूछ रहा है। सपोज केदारनाथ में जो भी डीएम या एसडीएम होगा, अगर उसको फैक्ट कारण और ये फैक्ट मालूम ही नहीं है तो क्या उपाय बताएगा, वो अधिकारी है, पहला स्टेप तो वही लेगा, फिर सीएम को या फिर जो भी उससे बड़े हैं उनको सूचित करेगा। तो खंड ग, लाइक हमारा राजगीर में जो ग्लास ब्रिज बना है वहां पे कुछ हो जाए तो फिर उसको मालूम होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज है, क्यों हुआ, इसकी बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो खंड ग देखते हैं,
पश्चिमी एशिया में आतंकवाद कैसे समाप्त हो, यानी टेररिज्म इन वेस्टर्न एशिया हाउ टू एंड, ये भी एक समस्या बनी हुई है। सूखा और भारत में बचाव, सूखा जो है वो क्या है और भारत में किस तरह से सूखा के लिए बचाव कर सकते हैं। जनधन योजना, गरीबों का सारथी, यानी ये जो जनधन योजना है किस तरह से गरीबों के लिए एक सारथी साबित हो रहा है। तो ये हमने क्या देखा, इसी तरह के निबंध पूछेंगे। और कभी कभी कोई कोट्स दे देता है और उसको बोलता है कि आप अपने भाषा में लिखिए। तो ये हमने क्या देखा, यानी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, यानी कि आपदा से दो प्रश्न आ गया, सूखा और ये केदारनाथ वाला, यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह होते रहता है, और ये योजना से संबंधित। और हम क्या देख रहे हैं, ऐतिहासिक से संबंधित, राजनीति से संबंधित, तो ये सारी चीजें, और साइंस एंड टेक। अब हम देखते हैं, पूछेगा भी तो ऐसा ही, और भी क्वेश्चंस देखेंगे, और एग्जाम के बाद 12 फरवरी के बाद एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ लिखेंगे, ताकि आप चीजों को समझें कि कैसे लिखना है। अब है वाई, क्यों ये ऐसे पेपर ऐड होता है हमारे मेंस पेपर में, ठीक, इसको समझते हैं। आपकी समझ, कौशल और क्षमता की जांच करने के लिए, यानी आप जो अधिकारी बन के आ रहा है उसकी समझ कैसी है, कौशल कैसा है, कितनी क्षमता है, उसके जांच करने के लिए ऐसे पेपर होता है। क्या सामने वाले अधिकारी में जो एस्पिरेंट है उसका सोच एकीकृत है, एकीकृत सोच क्षमता, मतलब वो इंटीग्रेट होके सोचता है। समय प्रबंधन उसका कैसा है, संतुलित तर्क वितर्क कर सकता है कि नहीं, मतलब अगर तर्क और वितर्क देना हो, पक्ष विपक्ष, तो क्या उसके पास एक बैलेंस है, संतुलित तर्क वितर्क कर सकता है, समय का प्रबंधन है। तो ये सारी चीजें, ये सब क्वेश्चन से क्या मालूम चल रहा है कि हाँ, अगर इस टॉपिक पे लिखेगा तो इसका सोच एकीकृत है कि नहीं, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करेगा, उसका संतुलित तर्क वितर्क है कि नहीं, और उसकी कौशल कितना है, उसकी क्षमता, ये सब जांच करने के लिए कौशल क्षमता की जांच। तो ये कारण है ऐसे पेपर पूछे जाने का मुख्य परीक्षा में। अब आते हैं निबंध कैसा हो, कैसा निबंध लिखेंगे तो अच्छा कहलाएगा, जिसमें मुद्दे की गहन समझ हो, सतही समझ नहीं, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको उस विषय के बारे में, सपोज केदारनाथ आपदा या भारत में नागरिकता की अवधारणा या सूखा और भारत में बचाव, उसकी आपको गहन समझ होनी चाहिए, ठीक। विषय का व्यक्तिगत अनुभव कैसा है, आपने इस चीज को अनुभव किया है कि नहीं, व्यक्तिगत पर्सनली एक्सपीरियंस कैसा है, विषय, जो भी विषय पूछ रहा है उससे संबंधित। निबंध संरचना स्पष्ट हो, ना कि विचार जो है आपके इधर उधर बिखरे हुए हैं। ऐसा लिखना है कि आपके विचार, और जो भी जिस तरह से आप संरचना कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, आपके विचार एकदम स्पष्ट हो, क्लियर हो, जब कॉपी चेक करने वाला चीजों को समझे। ये नहीं कि आपके विचार इधर उधर बिखरे होने नहीं चाहिए, ठीक। चौथा, विषय के विभिन्न आयाम, यानी जो भी डायमेंशन है उस विषय के, किसी भी सब्जेक्ट का जो भी ये विषय पूछ रहा है उस विषय को सामाजिक, कौन कौन से आयाम, तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी आयामों पर आपकी एक गहरी पकड़ होनी चाहिए, और इन सभी आयामों को ध्यान में रख के ही आप पूरे मुख्य निबंध को लिखेंगे। अभी क्या संरचना है इसको भी समझते हैं कि कैसे निबंध लिखना है, इसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, और निबंध कैसा होना चाहिए, प्रभावपूर्ण, एकदम इफेक्टिव, कि सामने वाला प्रभावित हो जाए कि ये क्या लिखा है इसने, चीजों को एकदम ढंग से समझाया है, ताकि वो अच्छा नंबर दे, मार्क्स आएगा आपका, तभी तो आप इंटरव्यू में जाएंगे ना। अब है निबंध के प्रमुख भाग और संरचना, क्या क्या भाग है, तो पहला है प्रस्तावना, दूसरा है मुख्य भाग, मेन बॉडी, मुख्य भाग, फिर निष्कर्ष, ठीक, 3 है। देखेंगे कुल शब्द कितना होना चाहिए, 20%, इससे अधिक नहीं। जब आप प्रस्तावना लिखेंगे तो 20%,
कुल शब्दों की सीमा कितनी होनी चाहिए मुख्य भाग में? 60 से 70%। निष्कर्ष कितना होना चाहिए? 20% से अधिक नहीं। ये दोनों सेम है। अब प्रस्तावना कैसे लिखें, कैसे शुरुआत करें प्रस्तावना को? तो कोई प्रश्न उठाकर, जो विषय दिया गया है उससे संबंधित कोई प्रश्न उठाकर, और प्रश्न जब उठाएंगे तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। कभी भी प्रश्न लिख के ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, हमेशा इन्वर्टेड कॉमा। ये नेसेसरी है, लिखना ही है। किसी कथन या मुहावरे के साथ शुरू कर देंगे प्रस्तावना में, किसी लघु कहानी के साथ शुरू कर देंगे, और उतनी ही कहानी लिखेंगे कि 20% से अधिक न हो, क्योंकि शब्दों की सीमा दी होती है कि 700 शब्द में लिखें या 600 शब्द में लिखें। अब बीपीएससी कितना में लिखेगा ये तो आने वाले मेंस एग्जाम में मालूम चलेगा कि किस फॉर्मेट में दे रहा है। ठीक, तुलना करके, अगर कोई विषय दिया है तो उस विषय का एक और विषय से तुलना करके आप प्रस्तावना शुरू कर सकते हैं। प्रस्तावना में कभी भी हाँ या ना का स्टैंड नहीं लेना है। ये नहीं कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, नहीं नहीं, ये तो कभी नहीं होना चाहिए। ये आपको हाँ या ना का स्टैंड कभी नहीं लेना है प्रस्तावना में। ठीक, अब आते हैं मुख्य में। हमने क्या देखा? किसी प्रश्न को उठा के प्रस्तावना शुरू कर सकते हैं, किसी लघु कहानी से या मुहावरा से, या और किस तुलना करके, और मेन चीज हाँ या ना का स्टैंड नहीं लेना है। मुख्य भाग में विषय, जो भी विषय दिया गया है उस विषय के सभी आयामों को लयबद्ध रूप में पैराग्राफ में लिखना है। ठीक, और भटकना नहीं है किसी भी, लाइक केदारनाथ जो आपदा आ रहा है, ये तो जाते ही है सब लोग केदारनाथ। क्यों? धर्म जुड़ा है, आस्था जुड़ा है, भावनाएं जुड़ी हैं। तो यहाँ पे आपको धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मेनली क्या ध्यान में रखना है? कौन सा विषय आया? सांस्कृतिक, धार्मिक। ठीक है, और आर्थिक किस तरह से? अगर लोग केदारनाथ पे घूमने जाते हैं, पर्यटन करते हैं, तो इनडायरेक्टली टूरिज्म से भी पैसा आएगा ना देश को, अर्थव्यवस्था में वो भी महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है पर्यटन। तभी तो इतने सारे पर्यटन स्थल बनाए जाते हैं वहां घूमने के लिए। देखते हैं आप, कूपन लगाओ वगैरह वगैरह, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो ये तो मंदिर है, आई डोंट नो, मैं यहाँ कभी नहीं गई हूँ, तो क्या यहाँ भी ये सारी चीजें होती हैं कि क्या? लेकिन हाँ, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे इतिहास, ये हमारे धर्म में आस्था की बात है। और इसमें हम क्या देखेंगे? ये क्या बोल रहा है कि क्या तथ्य और क्या कारण है, यानी हमें इसमें भौगोलिक चीज को भी देखना होगा कि कौन से भौगोलिक कारण, यानी भूसंखलन, बाढ़, बारिश, पहाड़, क्या हो रहा है कि ये आ रहा है आपदा। ठीक, तो इसमें हम भौगोलिक कारण और सभी आयाम को लयबद्ध रूप में करना है पैराग्राफ में। लाइक अगर हम राजनीति की बात कर रहे हैं, आस्था की, तो आस्था के बारे में, फिर पैरा चेंज करके हम उसके धर्म के बारे में, सांस्कृतिक चीज के बारे में, लैंडस्लाइड, भौगोलिक के बारे में, और सबको बहुत अच्छे से लिखना है। और हाँ, एक चीज की क्या हम अंडरलाइन कर सकते हैं निबंध में? तो हाँ, अंडरलाइन कर सकते हैं 10%, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि लिख के सब अंडरलाइन कर दी, नहीं, ओनली 10%, इससे ज्यादा नहीं। क्या, जैसे लाइक राजनीतिक संकट है, या आकाशीय प्रौद्योगिकी का योगदान है, या फिर किसी चीज को हमें ग्राफ से समझाना हो, तो क्या ग्राफ बना सकते हैं? तो हाँ, ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। बस एक ग्राफ बना के चीजों को समझा सकते हैं, ज्यादा ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया मेन बॉडी। अब है निष्कर्ष। निष्कर्ष हमेशा व्यवहारिक समाधान देना है। व्यवहारिक यानी जो बिहेवियर है, व्यवहारिक समाधान वो देना है। और सकारात्मक अभिवृत्ति, यानी कि इस निबंध में आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? अभिवृत्ति, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, सकारात्मक आपको इसी से खत्म करना है आपका निष्कर्ष। व्यवहारिक समाधान देना है उस चीज के बारे में जो भी आपकी विषय है, और सकारात्मक एटीट्यूड उसमें दिखाना है। ये सारी चीजें मिलके आपका एक निबंध तैयार होगा, प्रस्तावना
मुख्य बॉडी प्रस्तावना मैंने बताया कैसे शुरू करना है। मुख्य भाग में जो भी विषय के आयाम है वो उसको ध्यान में रखना है और निष्कर्ष को 20% से अधिक नहीं लिखना है और व्यवहारिक समाधान देना है और सोच एटीट्यूड कैसा है होना चाहिए, तो सकारात्मक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम 12 फरवरी के बाद 13 फरवरी को अपलोड करेंगे और उसमें किसी एक टॉपिक को लेंगे, लाइक किसी एक विषय को ये लें या कोई को इधर प्रश्न लिखा रहेगा 2-3 और उस 2-3 में से एक यहाँ पे लिखा जाएगा कि कैसे लिखना है प्रस्तावना, उसका मेन बॉडी और उसका अंत। एक प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस जैसे हफ्ता में अगर 7 दिन है तो 3 दिन निबंध का वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा, 3 दिन अलग अलग विषय पे। लाइक एक दिन साइंस एंड टेक से रिलेटेड, कभी पॉलिटी से रिलेटेड, कभी आपदा से रिलेटेड, कभी वैश्विक लाइक जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। तो इस तरह से करके कम से कम हम 30 से 50 ऐसे को प्रैक्टिस कर लेंगे वीडियो में। उसके बाद अगर जिसका प्रीलिम्स होता है 12 फरवरी के बाद, तो जून या जुलाई में अगर मेंस होता है तो मेंस में इसको लेके कोई प्रॉब्लम ना हो। आई प्रॉमिस कि मैं ये पूरा कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा और आपके दिमाग में ये देखने के बाद कुछ चीज आया है, लाइक बिहार अग बीपीएससी चाहे कि हम अपना एक चीज जोड़ दें, खंड डी जोड़ दें और बिहार से संबंधित एक देंगे कि हाँ आपको 1 या 2 ऐसे लिखना है 5 में से। लाइक बिहार पहले कैसा था, वर्तमान में स्थिति कैसी है, इस राजनीति दल के आने से क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, बिहार के भूगोल जैसे बाढ़ आता है कोसी में तो कोसी नदी के कारण, तो हो सकता है बिहार से संबंधित भी दे दे। तो अभी तो ये क्लियर नहीं है, तो हम ऐसे ऐसे प्रश्नों पे ही प्रैक्टिस करेंगे रोज एक एक वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।